हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निक्स बायो एकेडमी। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या होती है? कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, यानी जितने भी जीव है वो किसके बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो चलिए हम कोशिका को देखते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, हम 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग में क्या होता है? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। ठीक है, देखो कोशिका क्या है? जैसे मान लो कि एक घर बनाने के लिए हमको एक छोटी सी ईंट की जरूरत पड़ती है, तो उसी प्रकार एक जीव को बनाने के लिए भी एक जो छोटी सी चीज है वो हमारी कोशिका है। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन की भी जो छोटी इकाई है वो कोशिका है, और एक घर बनाने के लिए जो छोटी इकाई होगी वो ईंट है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे एक ईंट है, अब इस ईंट से हम क्या देख रहे हैं? इस प्रकार से एक दीवार बन गई। ठीक है, इससे क्या बन गई? एक दीवार बन गई। अब इस दीवार से क्या हुआ? मान लो ऊपर एक लेयर बना दो, छत, साइड से भी दीवार बना दो, ये क्या बन जाएगा? फाइनली एक कमरा तैयार हो जाता है, एक कक्ष तैयार हो जाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? अगर एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा बना लो, ठीक है, तो क्या होता है? एक बिल्डिंग बन जाती है। ठीक है, क्या होता है? एक बिल्डिंग बन जाती है, और इसी बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? ये हमारा घर है। तो एक घर बनाने के लिए हमको छोटी सी ईंट की जरूरत पड़ी, ये हमारी छोटी सी इकाई है। अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका भी क्या है? एक छोटी सी इकाई है। किसके लिए? एक जीव के लिए। अगर ये कोशिका ढेर सारी कोशिकाओं से जुड़ जाएगी तो क्या बना लेती है? उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, एक कोशिका ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण कर रही है? तो उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, उत्तक से फिर हमारा क्या बनता है? अंग। ठीक है, यानी कि उत्तक, ढेर सारे उत्तकों को मिला के हम क्या बनाते हैं? अंग बनता है। ठीक है, और अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और फाइनली एक अंग तंत्र के बाद एक जीव तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेल, टिश्यू, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और फिर फाइनली कोई इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि कोई जीव यानी कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसको मानव शरीर में देखें, ठीक है, अगर हम इसको मानव शरीर में देखते हैं तो एक कोशिका का उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि आप तंत्रिका कोशिका को ले लीजिए। ठीक है, ये सबको पता होता है तंत्रिका कोशिका के बारे में, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ते हो। ठीक है, तंत्रिका, और एक चीज और, सबसे लंबी जो हमारी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका? तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका यानी कि ढेर सारी तंत्रिका कोशिका मिलके किसका निर्माण करती है? तो तंत्रिका उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक से हम क्या देखते हैं कि हमारा अंग बनता है। ठीक है, तो ये तंत्रिका उत्तक से फाइनली क्या बनता है? अंग बनता है। और तंत्रिका उत्तक से हम देखते हैं कि कौन सा अंग बनता है? तो हमारा दिमाग, यानी कि ब्रेन। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अंग के बाद हमारा अंग तंत्र बनता है, तो कौन सा अंग तंत्र बनेगा? तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होता है? जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, अगर हम परिसंचरण की बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र हो गया, अगर हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन तंत्र हो गया, यानी कि ये ढेर सारे तंत्रों से मिलके क्या बनता है? एक जीव तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर फाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? एक जीव हमारा तैयार हो गया। तो ये हमारा क्या है? ह्यूमन बॉडी में, यानी कि मानव शरीर में आप एग्जाम्पल देख सकते हो कैसे एक छोटी सी तंत्रिका कोशिका से एक जीव तैयार हो गया है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखाता है कि जो हमारी कोशिका है यह एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी जीवन की। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कोशिका है हमारा वो क्या है, जीवन की एक इकाई है। ठीक है, जीवन की इकाई का मतलब भी जो हमारी कोशिका है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये कैसी है? तो ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसे क्यों कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल, क्योंकि हर एक जीव जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, हर किसी की संरचना अलग अलग होती है। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर हमें क्या दे रहा है, एक संरचना प्रदान कर रहा है। ठीक है, क्रियात्मक इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर एक कोशिका कोई ना कोई कार्य कर रही है। जैसे मान लो किसी भी बंदे को चोट लग जाती है तो मरम्मत का कार्य, ठीक है, वृद्धि करने का कार्य ये भी एक कोशिका करती है। हमारे में जो वृद्धि हो रही है कोशिका की वजह से हो रही है, यानी कि कोशिका ये कार्य कर रही है। तो हर एक कोशिका क्या करती है, कोई ना कोई काम करती है। जैसे श्वसन का कार्य हो गया, परिसंचरण का काम हो गया, वृद्धि की काम हो गई, ये सारे के सारे कार्य क्या है, क्रियात्मक है। इसीलिए एक कोशिका अपनी संरचना भी मेंटेन करती है और एक क्रिया भी होती है, उसमें कोई ना कोई कार्य होता है। ठीक है, तो ये तो बात हमारी किसकी है, कोशिका की है, कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, चलिए अब हम क्या बात करते हैं कि जितने भी जीव है वो सारे के सारे जीव किसके बने हुए हैं, तो कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ जीव हैं जो एक कोशिका के बने हैं, तो उस जीव को हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि कोशिका के नहीं बने होते, उसको हम कहते हैं अकोशिकीय जीव। ठीक है, यानी कि एसेलुलर। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो हमारा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव में हम क्या देखते हैं कि ये कितनी कोशिकाओं का बना हुआ है, सिर्फ एक कोशिका का बना है। ठीक है, एक कोशिका द्वारा निर्मित। ठीक है, जब हम बहुकोशिकीय की बात करते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये हमारा एक से अधिक कोशिका द्वारा निर्मित। और ये जो हमारा अकोशिकीय जीव है, यहां हम क्या देखते हैं कि कोशिका अनुपस्थित। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर किसी की भी टर्म में अ लग जाता है तो अ किसके लिए होता है, हमारा एब्सेंट यानी अनुपस्थिति के लिए होता है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं पहले एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। ये हमारा एक कोशिकीय जीव, ठीक है, और ये हमारा बहुकोशिकीय जीव। अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जो होता है ये हमारा एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिकीय जीव में हम क्या देखते हैं कि सिर्फ यही एक कोशिका है जो कि जीवन के सारे कार्य करती है। किसी भी जीव में जो भी जीवन के लिए
कार्य हो रहे हैं वो एक कोशिका करेगी। जैसे श्वसन का कार्य भी इसी कोशिका को करना है, परिसंचरण का काम भी इसी कोशिका को करना है, पाचन का काम भी इसी कोशिका को करना है, उपापचय या चयापचय का काम भी इसी कोशिका को करना है। यानी एक कोशिका सारे के सारे कार्य किए जा रही है। ठीक है, तो मान लो कि जब हम किसी भी एक बंदे को ढेर सारा काम करवाते हैं तो उसका जीवन काल कैसा हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। मतलब किसी एक को तुम दिन भर सारा काम करवाओ, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो बेचारा थक जाएगा, थक के ऐसे ही जल्दी मर जाएगा। ठीक है, तो एक कोशिकीय के साथ भी यही होता है। एक कोशिकीय जीव का जो जीवन काल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, रीजन इसका क्या है, एक कोशिका ढेर सारे कार्य कर रही है तो थक जाती होगी, मर जाती होगी। ठीक है, तो क्या देख रहे कि जीवन काल कैसा है, छोटा है। एक कोशिका सारे कार्य किए जा रही है। मान लो इस कोशिका को अगर चोट लग जाती है, यानी कि अगर इस कोशिका को क्षति पहुंचती है तो ये पूरा का पूरा जीव मर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसे चोट लग गई तो क्या होता है कि यहाँ सिर्फ एक कोशिका को चोट नहीं लगी है, कोशिका पूरा का पूरा एक कोशिका एक जीव ही है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि अगर इस कोशिका को क्षति पहुंचती है तो ये जीव ही मर जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे और चीज़ें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एक कोशिकीय जीव होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है, और जब इनकी वृद्धि करने की क्षमता जो इनकी होती है, यानी कि अपने प्रोजनी को बढ़ाने की, यानी ये बहुत जल्दी जल्दी अपने संतति को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें पता रहता है कि भाई मेरा लाइफ स्पैन तो कम है, हाँ मेरा जीवन काल बहुत ही छोटा है, तो हमें अपने बाद किसी को तो रखना है ना इस दुनिया में। तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रजनन करते हैं। ठीक है, और इनका जो एग्जिस्टेंस है, ये क्वेश्चन हमारे नीट में आ सकता है कि जो हमारे एक कोशिकीय जीव है जैसे कि जीवाणु, तो जीवाणु कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और इनमें जो प्रजनन की क्षमता होती है ये हमारी अधिक होती है या फास्ट होती है। ठीक है, बहुत तेजी से प्रजनन होता है। जब हम बहुकोशिकीय की बात करते हैं तो ये हमारे एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं, हर एक कोशिका अलग अलग कार्य कर रही है। ठीक है, हम लोग जो हैं बहुकोशिकीय के बने हुए हैं, तो हम क्या देखते हैं कि मान लो हमारी एक कोशिका जैसे लिवर हो गया, ठीक है, यानी यकृत की कोशिका जो है वो अपने अलग कार्य कर रही है। अमाशय की कोशिका अलग कार्य कर रही है, अग्नाशय की कोशिका अलग कार्य कर रही है। मतलब हर एक कोशिका का कोई ना कोई कार्य डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य कर रही है तो इनका जो जीवन काल होगा ये कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि अगर किसी भी कोशिका को क्षति पहुंचती है, मान लो ये वाली कोशिका को क्षति पहुंची, तो जीव नहीं मरेगा क्योंकि उसके पास ढेर सारी कोशिका है। अगर हमारा लीवर खराब हो जाता है तो कोई बंदा मर थोड़े जाता है। अब खराब होने का मतलब एकदम खराब नहीं, मान लो कभी सूजन आ जाए, ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा थोड़े होता है कि जीव मर जाता है। ठीक है, यानी कि जब एक कोशिका आपकी क्षति पहुंचती है तो जीव नहीं मरता है यहाँ। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए इनका जो प्रजनन का जो दर होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं क्योंकि एग्जाम में आपका इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो कि जब हम एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो इसका उदाहरण क्या होता है, सबसे पहले जीवाणु। ठीक है, जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया, इसे हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। इसके बारे में एक चीज याद रखना कि हम इसे कह सकते हैं कि ये जीवाणु और शैवाल के बीच का कड़ी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको हम बैक्टीरिया में देखते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो हम क्या देखेंगे कि साइनोफाइसी करके, ठीक है, आपकी एक अलग से एल्गी का चैप्टर है।
ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, यहाँ आपको ये याद रखना है, ये क्या है, ये एक जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु माइकोप्लाज्मा, ये भी एक जीवाणु है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि सारे के सारे कवक जो हैं वो हमारे बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, कवक अपवाद। अपवाद इसका क्या है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट एक ऐसा कवक है जो कि एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय कवक। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या देखेंगे कि कुछ हमारे शैवाल भी हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल, जैसे क्लोरेला, ठीक है, एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरुलिना। ठीक है, तो एक चीज देखना, ये जो हमारा क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, ये दोनों हम स्पेस ट्रैवलर की तरह यूज करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में इसको हम भोजन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, भोजन में इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना हमारा, इसे हम एससीपी के नाम से जानते हैं, यानी कि एक कोशिकीय प्रोटीन। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से स्पाइरुलिना को जाना जाता है। एसिटाबुलेरिया ये हमारा सबसे बड़ा पादप कोशिका है, और क्लेमाइडोमोनास ये हमारा यूनिसेलुलर एल्गी है। यानी कि इतनी एग्जाम्पल किसके लिए है, हमारा एक कोशिकीय जीव के लिए है। इसके अलावा कुछ हमारे और एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि ये जो हमारा पैरामीशियम, अमीबा है या यूग्लिना, इन तीनों में हमारी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। ठीक है, माइनस साइन हमेशा याद रखना, वो एब्सेंट के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, अनुपस्थित होती है। लेकिन यूग्लिना में हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा कोशिका भित्ति के स्थान पर, यूग्लिना में कोशिका भित्ति के स्थान पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन युक्त संरचना होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और ये आपके नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। पेलिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या क्या होंगे, कवक, ईस्ट को छोड़ के सारे कवक हमारे बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अलावा हमारा पादप हो गया और जंतु, यानी कि प्लांटी और एनिमेलिया।
जब हम अकोशिकीय की बात करते, ए सेलुलर की बात करते हैं, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ कोशिका पाई ही नहीं जाती है। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, तो ये है हमारा वायरस यानी कि विषाणु। ठीक है, यानी कि विषाणु, वायरस। वायरस ऐसा जीव है जिसमें कि कोशिका अनुपस्थित होती है। तो वायरस में क्या पाया जाता है, वायरस में हमें डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए दिखाई देगा या तो आरएनए दिखाई देगा, मतलब डीएनए और आरएनए में से कोई एक होता है। ठीक है, प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा अकोशिकीय जीव क्या है, हमारा वायरस है, जिसमें कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये बात हम किए किसकी, अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी जंतु कोशिका, सबसे बड़ी जंतु कोशिका, सबसे लंबी जंतु कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी जंतु कोशिका। ठीक है, और या फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो चलिए आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका हमारी क्या होगी, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सेकंड हम क्या देखते हैं, सबसे छोटी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में सबसे छोटी जंतु कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और कभी मान लो कि स्पीसीज पूछने को आ जाए, यानी कि इसकी जाति पूछ ले, तो आप क्या बताओगे, गैलीसेप्टिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसकी साइज सबसे छोटी होती है। माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, देखो तीसरा, सबसे बड़ी मानव कोशिका। ठीक है, तो सबसे बड़ी मानव कोशिका क्या होगी, ओवम यानी अंडाणु। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं सबसे छोटी मानव कोशिका, तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म। फिफ्थ नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे लंबी जंतु कोशिका। सबसे लंबी जंतु कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इतने सी चीजें जो है ये हमारे फैक्ट्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ और भी है जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम बता देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी
रक्त कोशिका, WBC, ठीक है, यानी कि सफेद रक्त कणिका। अब WBC में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट। अगर कभी भी आपको सबसे बड़ी रक्त कोशिका पूछे तो आप मोनोसाइट, अगर ऑप्शन में है तो मोनोसाइट लगाएंगे, अगर WBC है तो WBC लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें नंबर पे, क्या देखते हैं कि सबसे छोटी रक्त कोशिका। यहाँ हम रक्त कोशिका की बात कर रहे हैं, यानी ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी रक्त कोशिका क्या होगी? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, या इसे हम और क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखो, अगर हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ी WBC, ठीक है, सबसे बड़ी WBC, तो क्या होगा? मोनोसाइट। और अगर हम ये कहते हैं कि सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC, तो हमारा क्या होता है? लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, इसमें से आपके एक दो क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं, जैसे कि जंतु कोशिका हो गई सबसे छोटी, और तंत्रिका कोशिका के बारे में कि सबसे लंबी आपकी कोशिका कौन सी होगी, तो तंत्रिका कोशिका होगी। और इधर से WBC से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक चीज आपका इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका बिना कोशिका बिना कोशिका भित्ति के, ठीक है, यानी कि सबसे छोटी कोशिका बिना कोशिका भित्ति के या कोशिका भित्ति रहित, ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका कोशिका भित्ति की उपस्थिति के साथ। कोशिका भित्ति के साथ, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान देना। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका बिना कोशिका भित्ति के, ठीक है, तो एक आंसर आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है ये हमारा बिना कोशिका भित्ति के होता है, यानी कि कोशिका भित्ति रहित होता है। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा है यहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी ये जिंदा रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास कोशिका भित्ति भी नहीं होता है, इसीलिए इसका कोई आकार नहीं होता, ये अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है कि सबसे छोटी कोशिका कोशिका भित्ति के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाता है? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, कोशिका भित्ति के साथ और कोशिका भित्ति के बिना, ठीक है, या कोशिका भित्ति रहित। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री की, यानी कि कोशिका का इतिहास। देखो इतिहास की बातें करते हैं अब। अगर हम कोशिका का इतिहास देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको यहाँ सिर्फ 4-5 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, ठीक है। पहला हमारा, कोशिका की खोज किसने की है, तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी, आप उसे सुन लो पहले।
हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या कोई चीज़ें का निर्माण किया हो और बहुत खुश हो गए हों, तो सोचने के लिए वो या तो पार्क में जाके बैठेंगे या तो तालाब के किनारे या नदी के किनारे जाके बैठेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो कोशिका में जो साइंटिस्ट है ना, वो भी इसी प्रकार के हैं। एक पार्क में बैठने वाले हैं और एक तालाब पे बैठने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम पार्क वाले बंदे की, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों में होता है ना कि सोचते रहते हैं, जब कुछ सोचते हैं तो कुछ भी कोई कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारा एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में क्या था कि ये बंदा उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, यानी कि खुद का वो सूक्ष्मदर्शी बनाया। बनाने के बाद ये सोच रहा है कि अब हम इसको कहाँ जाके देखें या इसमें हम क्या देखें। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें वो क्या देखेगा। तो वो मान लो पार्क में बैठ गया, पार्क में वहाँ खड़े होके सोच रहा है भाई हम इसमें क्या देखें, उसको समझ नहीं आ रहा है। बस वो किसी पेड़ के पास ऐसे मान लो खड़ा होगा और इसको ऐसे ऐसे खुरचने लगा, उसकी जो छाल होती है। अब क्या वो छाल हाथ में इनके आ गई, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, उस छाल में से कॉर्क कोशिका को पतली सी स्लाइस काटा, ठीक है, और काट के अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख दिया, यानी अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। अब इनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जैसे इस प्रकार की कुछ संरचना दिखाई दी, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस प्रकार का होता है, तो इनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। फिर इनको एक ध्यान क्या आया कि पहले इस प्रकार की जो संरचना होती थी ना, इसमें जो भिक्षुक होते थे या हम कह सकते हैं जो बौद्धिस्ट होते थे, जो मॉन्क लोग होते थे, उनका घर भी इसी प्रकार का हुआ करता था। ये बात हमारी 1600 की है, ठीक है। 1600 के टाइम में क्या होता था, बुद्धिस्ट का टाइम था वो, तो वो इस प्रकार के मॉन्क में, मतलब जो मॉन्क थे इस प्रकार के घर में रहा करते थे और उसको हम सेलुली कहते थे, जेल कहते थे, ठीक है। उसको एक टर्म दिया गया था सेलुली, यानी कि जेल। तो देखो जेल, जैसे मान लो हमारा सेलुलर जेल भी तो है अंडमान निकोबार में, जिसको हम कहते थे कि काला पानी की सजा होती है, सेलुलर जेल में जाके बंद करते हैं, ठीक है। यानी कि जो जेल होता था उसका नाम ही सेल हुआ करता था, सेलुली हुआ करता था, ठीक है, या सेल। सेलुली एक्चुअल में एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, कोशिका, सेल, ठीक है। तब जाके रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की। और अगर थोड़े और डिटेल में देखो तो सेल में इनको क्या दिख रहा था, सिर्फ इनकी बाहरी आवरण दिख रही थी, यानी कि कोशिका भित्ति दिखाई दे रही थी इन्हें, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट पे हम अगर आते हैं तो दूसरा साइंटिस्ट हमारा कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर हमें सेल की बात करनी होगी तो सेल यानी कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किस में की, तो कॉर्क कोशिका में की। कॉर्क कोशिका जो बार्क होती है हमारी, जो छाल होती है पेड़ की, वो मृत होती है। इसीलिए जब कभी पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की है, तब रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, हुक, ठीक है, फंसाने वाली कोई चीज़ जो हुक होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हुक एक निर्जीव चीज़ है, ठीक है, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर ये निर्जीव चीज़ है तो हम देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये क्या किया, ये मृत कोशिका की खोज की है इस बंदे ने, ठीक है। नेक्स्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, ये हमारे दूसरे प्रकार के बंदे हैं। ये कहाँ जाते हैं, नदी तालाब के किनारे। ये भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाए रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इसमें क्या देखें। और ये चीज़ें याद रखना, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी हम एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रोस्कोपी के जो हमारे जनक हैं वो कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये नदी के किनारे में गए, वहाँ से पानी ही उठा के ले आए। पानी उठा के लाके अपने माइक्रोस्कोप पे जब देखा तो इनको सारी चीज़ें चलती फिरती दिखाई दे रही थी, ठीक है। यानी ये जो भी चीज़ देखी इनको गतिशील दिखाई दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या देखा, तो इन्होंने सबसे पहले जीवाणुओं को देखा, फिर प्रोटोजोआ को देखा। तो ये कह रहे हैं भाई हमें तो कुछ एनिमिक्यूल्स टाइप का दिखाई दे रहा है। बस इतने पे भी नहीं रुके, मान लो उंगली उंगली काट के आरबीसी को भी देख लिया इस बंदे ने, ठीक है। इतने पे भी नहीं रुके ये बंदे, भाई ये शुक्राणु भी देख लिए, ठीक है। यानी कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या देखा था, तो इन्होंने जीवाणु को देखा था, ठीक है, इन्होंने प्रोटोजोआ को देखा
साथ में इन्होंने आरबीसी भी देख डाली और शुक्राणु को भी देख लिया। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि इनको जो भी चीज दिखाई दी सारी जीवित थी। ठीक है, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। याद कैसे रखेंगे? ल्यूवेनहॉक या ल्यूवेन, लिविंग टाइप का, ल्यूवेन लिविंग ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो याद रखना ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप याद रखना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा एक और साइंटिस्ट आता है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? केंद्रक की खोज की थी। और इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज हमारी किस में की है? तो ऑर्किड की जड़ में की है। ये नहीं पूछा जाएगा, बट याद रखना कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। ठीक है, इसके बाद हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं, एक हमारे मैथियास लाइडेन और दूसरे हमारे थियोडर स्वान। ठीक है, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं इसके इतिहास में कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं और क्या किया इन्होंने। सबसे पहला साइंटिस्ट हमारा क्या है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्हें हम क्या क्या कहते हैं? तो इन्होंने कोशिका की खोज की। ठीक है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने कॉर्क कोशिका में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। ठीक है, और इसे क्या कह दिया? सेलुली। ठीक है, इसे इन्होंने क्या बोला? सेलुली कहा। ये एक लैटिन शब्द है, लेटिन शब्द। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसको हम एवी ल्यूवेनहॉक के भी नाम से जानते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या देखा था? तो इन्होंने जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसीज, शुक्राणु आदि, ठीक है, इनकी खोज की थी। इन्होंने प्रोटोजोआ और जीवाणु को मिला के क्या कहा था? एनिमिक्यूल्स। ठीक है, इसे एनिमिक्यूल्स कहा था। तो और इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी के मतलब जनक। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, यानी सूक्ष्मदर्शी के जनक। ठीक है, चलो तीसरे साइंटिस्ट हमारे कौन है? यहां लिख देते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था? केंद्रक की खोज की है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे दो साइंटिस्ट रह गए,
जिन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। आज हम कोशिका सिद्धांत तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चौथे साइंटिस्ट हमारे कौन हैं। वैसे नहीं, अब डायरेक्ट हम ऐसा करते, कोशिका सिद्धांत ही देखते हैं। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, इसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत को देने वाले हमारे दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एक हमारा कौन है, मेथियाज स्लाइडेन। दूसरा हमारा कौन है, थियोडर स्वान। ठीक है, देखो मेथियाज से हमको मेथी दिख रहा है, मेथी, ठीक है। मेथी क्या है, ये एक पादप है। तो ये जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन कौन थे, ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। ठीक, कहाँ के थे ये बंदे, तो जर्मन के थे, ठीक है। कब आए, 1838 में आए। और जब ये बॉटनिस्ट थे तो अपनी बात या अपनी ऑब्जर्वेशन या अपना जो कंक्लूजन होगा यानी निष्कर्ष होगा, ये किस पे निकालेंगे, तो पादपों पे निकालेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि सभी पादप कोशिका के बने हैं या कोशिका द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, थियोडर स्वान की बात करते हैं तो स्वान, बकोध्यानम स्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, तो स्वान निद्रा यानी कुत्ते की तरह, ठीक है। तो स्वान क्या हो गया, यह एक जंतु है, ठीक है। तो जंतु है और ऊपर से हम क्या देख रहे हैं कि जो जंतुओं की स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट यानी जंतु वैज्ञानिक। तो ये बंदे कौन है, यह एक जंतु वैज्ञानिक है, ठीक है, यानी कि एक जूलॉजिस्ट है। कहाँ के हैं ये बंदे, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये कहाँ के हैं, ब्रिटिश के हैं, ठीक है, ब्रिटिश के हैं। और ये कब आए थे, तो ये हमारे स्लाइडन के एक साल बाद आए थे, यानी कि 1839 में आए थे। ये थे एक जूलॉजिस्ट, इसलिए ये अपनी ऑब्जर्वेशन किस पे रखेंगे, तो जंतुओं पे रखेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सभी जंतुएं किसके बने हुए हैं, कोशिका के बने हुए हैं, कोशिका के द्वारा निर्मित हुए, ठीक है। यानी कि सभी जंतु कोशिका द्वारा निर्मित हुए एवं इनमें एक पतली सी संरचना यानी पतली सी झिल्ली पाई गई, ठीक है, एवं पतली झिल्ली द्वारा ढकी, जिन्हें आज हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जिसे आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। मतलब उस टाइम में इन्होंने क्या किया था कि जब ये कोशिका को देख रहे थे तो इनको कोशिका झिल्ली दिखाई दी, ठीक है, इनको ये लेयर दिखाई देती होगी। जंतुओं में याद रखना कि पादपों में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट, मान लो स्वान कभी स्लाइडेन से मिला होगा किसी पार्टी में, ये बंदा बहुत सीधा साधा ये बता दिया इसको कि यार मैंने तो पादप में स्टडी की है, मैं तो ऐसा देखता हूँ कि सभी कोशिका के बने हुए पादप। फिर ये बंदा, इसको यकीन नहीं होता है, तो ये सोचता है कि भाई हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, पादप की भी स्टडी की। जब इन्होंने पादप की स्टडी की तो इनको क्या देखने को मिला कि जो पादप हैं, ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि पादप में एक यूनिक, एक अद्भुत संरचना है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं।
पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित। ठीक है, ये किसने देखा था? तो स्वान ने देखा था कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसको कैसे पता चला कि कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्योंकि ये जंतुओं में देखे तो इनको कोशिका झिल्ली दिखाई दी, कोशिका भित्ति थी ही नहीं जंतुओं में। तो इनको पता चला कि अच्छा, पादप में कोशिका भित्ति होती है और जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है, बाहरी आवरण। ठीक है, फिर उसके बाद ये बंदा क्या करता है? एक परिकल्पना बनाता है अपना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। तो इसकी क्या हाइपोथेसिस थी कि सभी जंतु या पादप कोशिका द्वारा निर्मित हुए हैं या कोशिका और उनके उत्पादों से बने हुए हैं। ठीक है, इनकी क्या परिकल्पना थी कि सभी जीव, चाहे पादप हो, जंतु हो, जीवाणु हो, कोई भी हो, वायरस को छोड़ के सारे के सारे किसके बने हुए हैं? तो कोशिका और उनके उत्पादों से बने हुए हैं। ठीक है, इनकी परिकल्पना थी। सभी जीव कोशिका व उनके उत्पादों से बने हैं। ठीक है, एक्चुअल में हमारी जो कोशिका सिद्धांत है वो यही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? यही है कि सभी जीव कोशिका व उनके उत्पादों से बने हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये लोग इतना कोशिका कोशिका घिना दिए थे ना कि इनसे पूछा गया कि भाई कोशिका, नई कोशिका कहाँ से निर्मित हुई? ये दोनों बंदे ये बताने में क्या हुए? असमर्थ हो गए। तो फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे हमारे जर्मन के, ठीक है, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। वो भाई साहब कहीं से आ रहे थे, बस उनसे पूछा गया कि अच्छा आप ये बताओ नई कोशिका कहाँ से निर्मित होती है। बस वो भाई साहब क्या किए कि वो देखे हुए थे जीवाणु में जो हमारा द्विविखंडन होता है, वो उन बंदे ने देखा था बाइनरी फिजन होते हुए। तो उन्होंने ये देखा कि भाई एक जीवाणु दो जीवाणु बना दे रहा है, तो इसका मतलब जरूर एक कोशिका दो कोशिका में बनती होगी। ठीक है, वो बंदा आया, अब उनसे पूछा गया कि भाई नई कोशिका कहाँ से निर्मित हुई? तो उन्होंने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इतना बोल के वो बंदा निकल लिया। अब इसका मतलब क्या होता है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि नई कोशिका कैसे बनती है? पुरानी किसी कोशिका से बनती है, यानी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, और उससे भी विभाजन के द्वारा होता है, यानी कि जब तक विभाजन ना हो तब तक कोशिका नहीं बन सकती है। ये हमारा रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट था। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत का संशोधन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद बात करते हैं हम कोशिका सिद्धांत के संशोधन की। ठीक है, चलिए कोशिका सिद्धांत के संशोधन। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिया था? 1855 में। एनसीईआरटी में ये डेट लिखा हुआ है, इसलिए याद रखना। इनके द्वारा क्या कहा गया? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, यानी कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से विभाजन के द्वारा हुआ।
ठीक है, यही हमारा क्या था, कोशिका सिद्धांत का संशोधन। यानी कि अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें हमारा दो स्टेटमेंट आता है। एक हमारा क्या आता है कि जितने भी पादप या जंतु हैं, यानी जो सभी जीव हैं, वो कोशिका और उनके उत्पादों से बने हुए हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कोशिका सिद्धांत का है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, ये हमारा कोशिका सिद्धांत था। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद की। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, यानी कि इसका एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ही आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि जो भी हमारी कोशिका से नहीं बना होगा वही हमारा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्योंकि रुडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग क्या था कि मान लो ये कोई पूर्ववर्ती कोशिका है। ठीक है, अब इस पूर्ववर्ती कोशिका में क्या हो रहा है, विभाजन जैसे ही हुआ ये दो कोशिका बना दी, आगे चल के यही कोशिका फिर से नई दो कोशिका बना दे रही है। यही हमारा क्या था, कोशिका विभाजन था। ठीक है, यही हमारा क्या देख रहे थे कि नई कोशिका कैसे बन रही, तो कोशिका विभाजन से बन रही है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होगा, वो अपवाद हमारा कौन है, वायरस। ठीक है, यानी कि विषाणु। ठीक है, विषाणु के लिए एक चीज आप याद रखना, ये एक कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हमारी कौन है, वायरस है। ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच है, तो सजीव और निर्जीव। इसके एग्जाम्पल के लिए भाई आप सब लोग कोरोना वायरस को फेस किए हो। ठीक है, क्या होता था कि जब कभी वो कहते नहीं थे, डोर की जो दरवाज़ा है हमारा, दरवाजे पे कोरोना वायरस इतने टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है ना, जब तक वो हमारे शरीर के, किसी भी जीव के शरीर के बाहर होता है तब तक वो कैसा है, निर्जीव है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वायरस अगर किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो तबाही मचा देता है। ठीक है, हर कोई कोरोना वायरस को फील किया हुआ है, क्योंकि जब तक बाहर था तब तक तो बहुत अच्छा था, जैसे ही किसी जीव के अंदर आया उसको तबाही मचा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वायरस। वायरस में क्या होता है, खुद का कोई भी कोशिका नहीं होता है। ठीक है, बाहर इसीलिए तो कोई काम नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर कोशिका ही नहीं है, और जब इसके पास कोशिका नहीं है तो ये कोई भी चयापचय का काम नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी मेटाबॉलिज्म का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना तो एंजाइम है, ना तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ नहीं पाया जाता है इसमें। तो ये जो हमारा विषाणु है ये बना किसका होता है, डीएनए और आरएनए या तो प्रोटीन। ठीक है, इसके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा, या तो प्रोटीन होगा। तो ये फिर अपना प्रजाति कैसे बढ़ाता है, कैसे अपनी संतति को डबल कर लेता है, तो देखो ये क्या करता है, जैसे मान लो कि ये हमारा किसी भी जीव का शरीर है। ठीक है, जैसे ही ये किसी शरीर में प्रवेश करता है, ये मान लो कोई जीव है, उस जीव के अंदर उसका डीएनए है। ठीक है, कोई भी जीव है उसके अंदर उसका डीएनए है उस जीव का। मान लो जैसे ही वायरस प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उस जीव के डीएनए से जाके अपना कोई खंड उसमें क्या करता है, लगा देता है। जैसे ही डीएनए का खंड, जो ह्यूमन डीएनए है, ठीक है, यानी जो मानव का डीएनए है, उसके साथ क्या होता है, जब जुड़ जाता है तो मानव के डीएनए को पता नहीं चलता है कि ये वायरस का डीएनए है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जब ये प्रतिकृति करेगा अपने डीएनए को, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, ढेर सारी कॉपी बना देगा किसकी, वायरस की। इस प्रकार से ढेर सारी कॉपी बना देगा वायरस की। तो इस प्रकार से वायरस का क्या हो रहा है, संतति तो बन रही है लेकिन इसके डीएनए की, इसके पास कोई कोशिका नहीं है, इसीलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। बाकी ये संतति अपनी बना रहा है लेकिन डीएनए का प्रतिकृति करके। ठीक है, चलो ये बात हमारी किसकी हो गई, तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद की होगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।